नमस्कार, 12 की ब्रेकिंग में स्वागत आप सभी का। मैं राजेंद्र देव। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी अपडेट है इस वक्त हमारे पास। वाराणसी में स्वामी प्रसाद मौर्य का जबरदस्त विरोध सामने आ रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। रामचरितमानस पर विवादित बयान पर भड़क गए हैं हिंदूवादी संगठन और वाराणसी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं ये हिंदूवादी संगठन। रामचरितमानस पर जो टिप्पणी की स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसके खिलाफ हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश। वाराणसी में प्रदर्शन उनका, भड़के हिंदूवादी संगठनों का जरा विरोध प्रदर्शन आप देखिए वाराणसी में। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती वहां पर इस विरोध को काबू करना। ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें वाराणसी की। मानस पर जो टिप्पणी की है और लगातार करते जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और कह रहे हैं कि उसकी कुछ चौपाइयों को हटाया जाए, इसके लिए पत्र भी लिख दिया उन्होंने। उसी पर भड़के हुए हैं हिंदूवादी संगठन और उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। रामचरितमानस की चौपाइयों पर आपत्ति व्यक्त करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का यह विरोध प्रदर्शन और इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। भड़के हुए हिंदूवादी संगठन वाराणसी में। विवादित बयान और लगातार उसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और ये ताजा जो है आप देख सकते हैं विरोध वाराणसी में हिंदूवादी संगठनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के 3 चेहरों को बड़ा दायित्व मिला है। गोरखपुर के शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल के राज्यपाल बना दिए गए हैं। ऐसे ही घोसी के पूर्व विधायक फागू चौहान को मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं। तीनों चेहरों को राज्यपाल बनाए जाने पर कौशल विकास मंत्री कपिल देव ने बधाई दी है। तो उत्तर प्रदेश के इन 3 चेहरों को बड़े दायित्व मिले हैं। गोरखपुर के शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल के राज्यपाल, घोसी के पूर्व विधायक फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है और ऐसे ही लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं। यूपी के 3 चेहरों को दायित्व दिए गए हैं राज्यपाल के। शिव प्रताप शुक्ल, फागू चौहान, लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। शिव प्रताप शुक्ल गोरखपुर के हैं और हिमाचल के राज्यपाल बनाए गए हैं। घोसी के पूर्व विधायक फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 3 दायित्व घोषित। कौशल विकास मंत्री कपिल देव ने इन सभी को बधाई दी। आपको इस सारे प्रकरण के बारे में और भाजपा के मिशन पूर्वांचल के बारे में थोड़ा और विस्तार से बता दें। भाजपा का मिशन पूर्वांचल क्या है? 3 चेहरों को राज्यपाल बनाया गया है। दलित, ओबीसी और सवर्णों पर नजर इस तरीके से बीजेपी की। सवर्ण वर्ग से शिव प्रताप शुक्ल आते हैं, उनको हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। ऐसे ही दलित वर्ग से लक्ष्मण आचार्य और ओबीसी वर्ग से फागू चौहान आते हैं, इन्हें भी क्रमशः राज्यपाल पद की जिम्मेदारी दी गई है मेघालय और सिक्किम में। और शिव प्रताप शुक्ल गोरखपुर के निवासी हैं, लक्ष्मण आचार्य वाराणसी के रहने वाले हैं, फागू चौहान मऊ के घोसी के निवासी हैं। फागू चौहान पहले भी राज्यपाल थे, उनको फिर से इस बार राज्यपाल बनाया गया है। वो मेघालय के राज्यपाल बनाए गए हैं और इस तरीके से पूर्वांचल के 3 चेहरों को राज्यपाल बनाया गया है। दलित, ओबीसी और सवर्णों पर नजर है। आपको हमने बताया कैसे कैसे ये समीकरण है। फागू चौहान पहले भी राज्यपाल थे, फिर से उनको राज्यपाल बनाया गया है। अब की बार उन्हें मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय का उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आइए समीकरण को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दलित, ओबीसी और ब्राह्मण चेहरों को राज्यपाल बनाने के पीछे बीजेपी के और क्या विचार हो सकते हैं, राजनीतिक क्या उद्देश्य हो सकता है, अनुभव। ये जो 3 नियुक्तियां हैं, इसको 2024 के चुनाव से और इन वर्गों को साधने के लिहाज से क्यों देखा जाना चाहिए?
ठीक कहा। देखिए, दो तो नए नए चेहरे हैं जो राज्यपाल बने हैं। शिव प्रताप शुक्ला, अब उनको हिमाचल का राज्यपाल बनाया गया है। लक्ष्मण आचार्य, जो अगर हम कहें कि उनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया, वो वर्तमान में एमएलसी हैं, बीजेपी की टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, एसटी का मोर्चा जो है उसमें वो पदाधिकारी है। तो बहुत हम कहें तो वाराणसी से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से वो आते हैं। तो लक्ष्मण आचार्य को मौका दिया गया है और कहीं ना कहीं वो जो बात आपने कही कि एक तरीके से जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनकी आवाज़ है, तो उनको मौका दिया गया। दूसरा, शिव प्रताप शुक्ला श्रवण बिरादरी से आते हैं तो उनको भी मौका दिया गया है। और तीसरा, फागू चौहान, हालांकि बिहार में थे, अब उनको मेघालय भेजा गया है, वो भी पूर्वांचल से आते हैं, मऊ घोषी से आते हैं। तो 2024 के लिए ये बीजेपी की रणनीति भी है, अगर हम कहें तो एक तरीके से एक झलक भी है। और हाल ही में आप देखिए, मोहन भागवत ने जो बयान दिया था, खासतौर से जातियों के विभाजन को लेकर, कि पहले जातियों विभाजन नहीं था और पंडितों ने वो विभाजन किया, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी पार्टी के भीतर बीजेपी में भी कुछ तो जरूर हुआ, लोगों ने उस पर भी सवाल खड़े किए। हो सकता है कि इस वजह से एक अगड़ी बिरादरी के चेहरे को, या हम कहें श्रवण बिरादरी से आने वाले शिव प्रताप शुक्ला को राज्यपाल बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और कोशिश बीजेपी की है कि 2024 में कैसे उसका मिशन है 80 का, इसलिए पूर्वांचल पर खास फोकस भी है। 14 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई थी, अगर आप देखिए 16 नहीं जीती थी, 2 तो उसने उपचुनाव में जीत ली थी, लेकिन फोकस वही है। फागू चौहान भी पूर्वांचल से हो गए, लक्ष्मण आचार्य भी पूर्वांचल से हो गए, शिव प्रताप शुक्ला वो भी पूर्वांचल से हो गए, वो तो गोरखपुर से हैं। इसके अलावा आप देखिए मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर में हैं, वहाँ पर वो भी गाजीपुर से हैं। तो कहीं ना कहीं फोकस यही है बीजेपी का। और नए राज्यपालों को की नियुक्ति हुई है, राष्ट्रपति ने नए राज्यपालों को नियुक्त किया है। अभी जिस तरीके से आप देखिए, लक्ष्मण आचार्य की अगर बात करें तो वो जो पार्टी की प्रदेश यूनिट है, प्रदेश संगठन है, उसमें वो प्रदेश उपाध्यक्ष है। और इसके अलावा जो एसटी मोर्चा पार्टी का, उसमें भी वो पदाधिकारी हैं। तो और वाराणसी से भी आते हैं, तो उनको अब अगर राज्यपाल बनाया गया तो एमएलसी की भी सीट खाली होगी राजेंद्र, तो वहां पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेगी, ऐसा ये समीकरण भी बनेगा। और इसके अलावा जो मैसेज दिया जा रहा है 2024 के लिए, उसका भी अनुमान किया जा सकता है। अनुभव हमारे साथ बने रहिए आप। एक बड़ी खबर जिसके बारे में हमने आपको बिल्कुल बुलेटिन की शुरुआत में बताया, एक बार फिर से आपको अपडेट करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ है। वाराणसी में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। रामचरितमानस पर उनके जो विवादित बयान है उस पर भड़के हुए हैं हिंदूवादी संगठन। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से विरोध किया गया है वाराणसी में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा। रामचरितमानस पर जनवरी के महीने के आखिर में जो बयान दिया और उसके बाद जो राजनीति शुरू हुई, जो प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, उसमें यह ताजा नया घटनाक्रम वाराणसी में हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन। ऐसे विरोध प्रदर्शनों में चुनौती कितनी बढ़ जाती है पुलिस की, इसको आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। हिंदूवादी संगठनों का जबरदस्त विरोध। हिंदूवादी संगठनों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। उनको रोका वहां पर पुलिस ने, किसी तरीके से उन्हें संभालने का प्रयास किया। इस वाहन की तरफ आप बढ़ते देख रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं ये संगठन से जुड़े लोग, जैसा कि आप सुन भी पा रहे हैं। पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती, इन्हें रोकना, इन्हें नियंत्रित करना। और वहीं सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि श्री राम के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला न तो सनातनी हो सकता है, न ही समाजवादी हो सकता है, वो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। जब भी कोई राम के चरित्र पर या धर्म के और आस्थाओं पर कुठाराघात करने का काम करेगा, मैं इसके विरोध में सबसे पहले सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा। जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा है उस व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दें। ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे दल का नेता है और मेरे दल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब उस नेता के मुंह से निकली बात
मेरे हृदय को कचोटने लगी, मुझे पीड़ा देने लगी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खड़े होकर मैंने मीडिया के माध्यम से ये कहने का साहस जुटाया कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए और धर्म के साथ खड़े करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। और मैंने सबसे पहले कहा कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं ना तो सनातनी हो सकते हैं, ना समाजवादी हो सकता है तो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है, जो केवल विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। तो सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने न सिर्फ मंच से स्वामी प्रसाद की आलोचना की, बल्कि बाद में भी अपने बयान पर वो कायम रहे। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाला न तो समाजवादी हो सकता है और न ही सनातनी। रामचरितमानस पे या प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी कर रहा है, ना तो वो सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। तो बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे या रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जनसेवा की बात करते हैं, तो उस जनसेवा में हमारी की गई टिप्पणी से कितने लोगों के मन को ठेस पहुंच रही है, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाओं पे कुठाराघात हो रहा है। हम नेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अगली खबर कानपुर से है। अखिलेश यादव को पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का जवाब मिला है। यूपी में अब तक का सबसे सफल इन्वेस्टर समिट आयोजित हुआ है। अखिलेश वही बोल रहे हैं जो उनके समय होता था। पहले किसी भी व्यक्ति से एमओयू होता था, अब सीएम योगी से उम्मीद जगी है। यूपी में निवेशकों को भरोसा है कि उनका निवेश सुरक्षित और संरक्षित है। ये कहा डॉक्टर दिनेश शर्मा ने, पूर्व उप मुख्यमंत्री और एमएलसी। अब उनको इतने जो 8-10 एक्सप्रेसवे तो बन भी चुके हैं, और जो बाकी पे काम चल रहा है दिखाई पड़ने वाला है। और मैं समझता हूँ विपक्ष को की दृष्टि बड़ी तीखी है और उसको दिखाई जरूर पड़ रहा होगा विकास। और विकास के मामले में उत्तर प्रदेश ने रोजगार सृजन के मामले में पीछे छोड़ा है। 5.5 लाख सरकारी नौकरी दी है, करीब 3 करोड़ के आसपास प्रत्यक्ष रूप में रोजगार सृजन हुआ है MSME के माध्यम से और तमाम चीज़ों के मामले में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से। तो ये रोजगार सृजन का प्रदेश है, ये इन्वेस्टमेंट पूंजी निवेश का प्रदेश बन गया है। ये नए नए उद्योगों का, और मैं तो कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके में उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 बन चुका है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आज पूरे प्रदेश में पटवारी और लेखपाल के 563 पदों पर परीक्षा हुई। इसमें प्रदेश भर के 458 परीक्षा केंद्रों पर 1,30,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पटवारी लेखपाल की परीक्षा दोबारा हो रही है, और इसके चलते पूरे प्रदेश भर में स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भी अलर्ट पर रखा गया है। एहतियात के तौर पर कि परीक्षा बिल्कुल शांति, सुव्यवस्थित और निर्विघ्न हो, हम लोगों ने 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 8 जोनल मजिस्ट्रेट और 4 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। प्रत्येक सेंटर पे प्रत्येक मजिस्ट्रेट के साथ 2 फोर्स है, पुलिस बल है, और सेंटर पे भी 4-4, 5-5 पुलिस बल सब पे दिए गए हैं, इसमें महिला पुलिस बल भी शामिल है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पहली बार कड़ी सुरक्षा के बीच में पटवारी लेखपाल की परीक्षा होने जा रही है, और आप देख पा रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये परीक्षा केंद्र देहरादून का है, और आज पटवारी लेखपाल की परीक्षा पूरे उत्तराखंड में हो रही है, जिसमें 1,30,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। और आप देख पा रहे हैं कि जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वो व्यापक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये पहली लेयर है जहाँ पर गहनता से पुलिस के माध्यम से जो परीक्षार्थी हैं उनको चेक किया जा रहा है, पूरे दस्तावेज देखे जा रहे हैं, और उसके बाद दूसरी चेकिंग अंदर जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर हो रही है। और आप जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में 563 पदों पर ये परीक्षा आज हो रही है, और आप देख पा रहे हैं कि 458 परीक्षा केंद्र आज बनाए गए हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको राज्य सरकार ने परिवहन विभाग की बसों में मुफ्त सेवा दी हुई है। और
तो उत्तराखंड सरकार गांव में पुश्तैनी और प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में सूख रहे और धारों और नालों के पुनर्निर्माण करने के लिए चौगांव छीना गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने का संकल्प लिया। इसी खबर के साथ 12 की ब्रेकिंग में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।